हेलो फ्रेंड्स। तो जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है इसे आगे बढ़ाते हैं और आज डे 8 का हमारा जो क्वेश्चंस हमारा डिस्कशन होना है उसको डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको डेली आंसर राइटिंग आप करते रहिए। जो हमारा 125 मार्क्स लाने का टारगेट है उसे हम डेफिनेटली अचीव करेंगे और इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का अपना क्वेश्चन अगेन हमारा जो है क्वेश्चन बजट पर है और बजट का ये हमारा एक क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन अभी, एक ये क्वेश्चन है और एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा बजट पे आएगा। अब बजट पे हमारा हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ने कौन से बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे किसान और कृषि की आजीविका को सुधारने के प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट फोकस है। इसको हमें देखना है कि बजट 2025-26 में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो कृषि और किसान की आजीविका को बढ़ाने के लिए इसको सपोर्ट करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो हमने लगभग सभी सेक्शनों को कवर किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रह रहा है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, वो भी हमने डाल चुके हैं हम डे 9 के अंदर। इस तरीके से हम बजट के सारे सेक्शनों को कवर कर लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबल इन्हीं एंगल से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वरना हम इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट में इसे हम जो भी गवर्नमेंट अब लेटेस्ट प्रयास कर रहे हैं उनमें, प्रयास में, सुझाव में, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य में, इन सब में ये कंटेंट हम डेफिनेटली यूज कर ही लेंगे। ये हमारे काम का है पूरा कंटेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अपना वही वाला सिस्टम जो हमने बताया, हमें बजट के बारे में बात करना है, किसानों से रिलेटेड बात करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हम वही कह सकते हैं कि भाई बजट आया है और इस बजट में किसानों की आय को, कृषि को अपलिफ्ट करने, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लगभग 65% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की एक्चुअली में कृषि में ही एंगेज है। यहाँ से आप ले सकते हैं कि 65% पॉपुलेशन कृषि में एंगेज है। इसीलिए कृषि की आय को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किया है बजट में और लगभग कृषि और कृषि से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर एलाइड फील्ड, उन सारों को अगर मिला दिया जाए तो बजट का लगभग 11% व्यय आपका यहीं पे जाता है। तो इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना बना सकते हैं, ठीक है, कि बजट में, क्योंकि हमें ये जरूर इसमें मेंशन करना चाहिए कि बजट में एलोकेशन कितना हुआ है एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर को। आप देख रहे होंगे हम लगातार ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि अगर सामाजिक कल्याण में है तो कितना बजट का एलोकेशन हुआ है, एजुकेशन है तो कितना बजट का एलोकेशन हुआ है, हेल्थ में कितने बजट का एलोकेशन हुआ है। ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। इस तरह के डाटा को आपको और भी मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें प्रावधान देखने हैं कौन कौन से एग्रीकल्चर और किसानों से लिंक हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि भाई किसान की आजीविका या उसके आय के लिए कौन सी सहायता हमें किसानों को दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर ये है। सबसे पहले ऐसा फैक्टर जो किसानों की आय को सीधे इम्पैक्ट करता है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आपकी चली रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश में भी चल रही है और इसके लिए आपको पता ही है कि भाई अब उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग जो है, उत्तर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ किसान इस स्कीम से प्रभावित होते हैं। इस स्कीम का डायरेक्ट उन्हें फायदा मिलता है और डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं। इससे किसान की आय बढ़ने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका किसान की आय बढ़ाने का एक तरीका हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें भी क्या किया है, इसमें लगभग 10 लाख किसानों को, 10 लाख के आसपास किसानों को बीमे का मुआवजा मिला है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें। अब 10 लाख किसानों को बीमे का मुआवजा मिला है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये बजट में जो है इन्होंने इस तरीके की सारी चीजें मेंशन की कि भाई हमने लगभग इतने लोगों को बीमा जो है दिलवाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो 10 लाख के आसपास लोगों को बीमा की अगर आपको मुआवजा मिलेगा तो डेफिनेटली बात है आपकी आय जो है इंटैक्ट रहेगी। एक्चुअली में जो आय घटती वो मेंटेन कर ली हमने, फसल के नुकसान पे हमें भरपाई हो गई है।
गन्ना किसानों के लिए प्रोत्साहन। देखो गन्ने का जो किसान वाला मामला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना किसान आपके अवेलेबल हैं, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो गन्ना किसानों के आय बढ़ाने के लिए क्या काम किया है, तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है कि लगातार गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि जो आपका गन्ना होता है, उस गन्ने का जो भुगतान होता है आपका मिलों के द्वारा, वो प्रॉपर आपका टाइम में होता रहना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में लगभग 2.73 लाख करोड़ का भुगतान कराया है। 2017 से लेकर अब तक 2.73 लाख करोड़ रुपए का आपका भुगतान आपका क्रिएट हुआ है। ये भुगतान अब तक का सबसे मैक्सिमम भुगतान के रूप में इसे माना जा सकता है। मैक्सिमम लेवल पर भुगतान है, मतलब इतना बड़े लेवल पर भुगतान समय के अंदर कभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रेगुलर फोकस है कि आपका जो किसान, गन्ना किसान है, वो अपना समय से भुगतान करते रहे। तो 2.73 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा भुगतान आपका 2017 से लेकर अभी तक हम देखने को मिल रहा है, जो हमारे बजट में मेंशन किया गया। ये तीनों स्कीम किसानों की आय को डायरेक्ट बढ़ाती है। गन्ना वाले किसानों को बढ़ा दिया। एक हमने जो फसलें खराब हो जाती हैं, वो स्पेशली जो फसलें ज़्यादा खराब होती हैं, फसलें जो खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, इसमें आपका जो फसलें खराब हुई, और स्पेशली जो सब्जियों वाली फसलें होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फसलें खराब होने का डर होता है, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया। तो उस तरह के किसानों को ये सीधा फायदा मिल जाता है। और किसान सम्मान निधि स्कीम तो ऐसा है ही, जो छोटे किसान हैं उन लोगों को जो है एक तरीके से, अब तो सभी किसानों के लिए हो गया, लेकिन छोटे किसान का मतलब ही नहीं रहा, अब तो सभी किसानों के लिए जो है डायरेक्ट आय बढ़ाने का एक तरीका हो गया, जो हम डीबीटी को इस्तेमाल करके करते हैं। तो ये पहला हमने पॉइंट बताया कि भाई किसानों को आय के बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए। अगला आपका टॉपिक लेते हैं कि सिंचाई और जल संसाधन विकास में क्या काम किया है। क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, और मतलब अगर कृषि की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि की, तो सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है कि सिंचाई के मामले में गवर्नमेंट आपका क्या काम कर रही है। और सिंचाई के मामले में गवर्नमेंट ने पिछले टाइम में ना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। तो बजट में लगातार इस चीज़ के लिए पैसा एलोकेट हो रहा है, और लगातार गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। पहला पॉइंट क्या है, पहले कुछ तो बहुत सारी मुख्य परियोजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मुख्य परियोजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरी करने की कोशिश की है। आप देखोगे कि कई सारी नदी जोड़ो परियोजना वाली चीज़ों को लेके, या बहुत सारे डैम को लेके जो पुराने टाइम से आपके जो है अटके हुए थे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उस पर लगातार फोकस कर रही है। बुंदेलखंड वाले एरिया में ड्रिप इरिगेशंस वाली चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। अब यहाँ इस वाले बजट में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें देखते हैं। तो इस वाले उसमें आपका एक तो मध्य गंग नहर जो है हमारी, एक है अपर गंग नहर, एक है लोअर गंग नहर, एक है आपका नया मध्य गंग नहर। मध्य गंग नहर का जो परियोजना है ना, ये काफ़ी लंबे टाइम से आपकी अटकी हुई है। अब मध्य गंग नहर की परियोजना को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पिछले टाइमों से लगातार बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग एलोकेशन हमने देखने को मिला है। इसके अलावा आपका जो है जो कन्हर सिंचाई परियोजना है, और रोहिणी नदी बैराज, इन दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे लगभग आपका जो है 5.25 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जो है फैसिलिटीज उत्पन्न होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है आपका सिंचाई। तो क्योंकि गवर्नमेंट अवसंरचना पे कोशिश कर रही है, तो कृषि अवसंरचना के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है आपका मध्य गंग नहर वाला जो परियोजना है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद होगा तो पिछले टाइम में एक बार उत्तर प्रदेश में सिंचाई के ऊपर लगातार क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जो है अपर गंग नहर, निम्न गंग नहर, मध्य गंग नहर, इन पे आपका क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। आपका देखें तो आपका जो है लोअर गंग नहर पे एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीपीसीएस में, और इसके ऊपर मध्य गंग नहर पे काफ़ी प्रयास चल रहा है, काफ़ी फोकस चल रहा है। तो हो सकता है कि आगे इस पे क्वेश्चन आए। तो जब हम सिंचाई के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो हम इस सेक्टर को कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। अब जो ये हमारी मध्य गंग नहर है, अगर हम चाहें तो इसका एक फिगर यहाँ बना के दिखा सकते हैं, और इससे जो है हमारे क्वेश्चन में एक और बेहतरीन पॉइंट जुड़ जाएगा। अब क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फिगर था, तो मैंने इसे हम आगे जाके इसको मैं आपको लेके जाता हूँ, और यहाँ मुझे आपको ये दिखाना है। एक्चुअली में ये आपका जो है एक
मध्य गंग कैनाल प्रोजेक्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 62 मध्य कैनाल गंग प्रोजेक्ट ये आपका चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसके बारे में क्या है, और इसको आपको एक रफली फिगर बनाएंगे। अभी आप इससे एक आइडिया लेंगे और उसके हिसाब से एक रफली फिगर बनाएंगे। बहुत अच्छा नहीं, पर नॉर्मल की जहाँ से ये दिख जाए कि मेनली मध्य गंग नहर आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है। तो जब आप यहाँ से देखते हैं तो ये चौधरी चरण सिंह बैराज है आपका बिजनौर से, और यहाँ से अगर आप देखो तो आपका एक मध्य गंग नहर आपकी ये निकलती हुई जा रही है इस तरह के एरिया में, अगर आप देख पाओ तो। इसमें अगर आप देखोगे तो बिजनौर वाला एरिया, अमरोहा वाला एरिया, मुरादाबाद वाला एरिया, ठीक है, और ये आपका जो एरिया है ये आपका लगभग आप ये कवर करते हैं। तो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, इन तरह के 3 एरिया में ये एक्चुअली में सिंचाई का के लिए महत्वपूर्ण आपकी परियोजना है। तो इस वाले चीज को आप जो है फोकस कर सकते हैं। अब इसको हमें इतना डिटेल में तो दिखाना नहीं है, जब हम फिगर दिखाएंगे तो हम सीधा यहां से एक गंगा दिखा देंगे पहले एक, कि भाई ये गंगा जा रही है और गंगा से ये एक कैनाल निकली है, और इस कैनाल पे हम बिजनौर से निकलते हुए दिखा देंगे बैराज से, अमरोहा इसमें मेंशन कर देंगे, और एक मुरादाबाद मेंशन कर देंगे, और एक नदी दिखा गए, कैनाल दिखा गए, उसका आप फिगर बना देंगे। तो इस तरीके से अगर आप फिगर दिखाएंगे तो मध्य गंग नहर वाला जो आपका परियोजना है इसे आप बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। इसमें हमारा लगातार फोकस है कि भाई ये वाली चीज हम करें, और इस पे हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी करेंगे, और इस क्वेश्चन इसमें चाहें तो इसमें भी हम इसे दिखा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है। तो आपकी बहुत सारी परियोजना के थ्रू सिंचाई को बढ़ाने की कोशिश है हमारे बजट में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, नलकूप का आधुनिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हो रहा है। एक चीज हमें और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि बजट में जिन जिन चीजों पर फोकस किया जा रहा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, और जहां गवर्नमेंट फोकस कर रही है क्वेश्चन बनने के चांस भी वहीं सबसे ज्यादा आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बजट जब हम पढ़ते हैं या बजट के अलग अलग डायमेंशन पढ़ते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी कहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस पे हमें जो है काफी स्ट्रॉन्ग आइडिया बनता है। तो इसीलिए इसी के बेस पे हम मध्य गंग नहर और कई सारे प्रोस्पेक्ट्स में हम जो बजट में फोकस्ड है उसको ध्यान रखते हुए हम कई मॉडल क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिसके काफी चांसेस हैं कि हमारे मेंस में आ जाएं। ठीक है, नलकूप पे भी काफी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग 6,0600 नलकूपों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नलकूपों के आधुनिकीकरण में क्या है कि बहुत सारे ऐसे नलकूप होते हैं कि भाई जो जिनमें पानी का स्तर लगातार नीचे गिर गया है तो उसे और गहरा किया जा रहा है, या ऐसे नलकूप जिनके लिए जो है आपका सोलर पंप आपके पास नहीं है तो सोलर पंप लगा कर उसे सेट किया जा रहा है। इस तरीके से आधुनिकीकरण करने का काम किया जा रहा है। इससे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2-2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास की आपकी जो सिंचाई की क्षमता क्रिएट होगी। एक है आपका बाढ़ नियंत्रण। एक्चुअली में तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है जल संसाधन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कई बार बाढ़ आती है और बाढ़ आपकी जो है पूरे एरिया में उसकी फसल को नष्ट करती है। तो जहां बाढ़ आ रही है उस वाली कंडीशन में हमें कुछ बाढ़ नियंत्रण हम परियोजनाएं लगाते हैं। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं कैसी होती हैं कि नदी के बराबर में तटबंध आप लगा देते हैं, नहरों के बराबर में तटबंध लगा देते हैं कि मान लिया ये नदी जा रही है, यहाँ नदी से बाढ़ आने का खतरा है, तो हम इस पूरे एरिया में इस तरीके से एक तटबंध लगा दिया ताकि जब आपका जो है बाढ़ आए तो ये इस एरिया को कवर ना कर पाए, वरना इसके आसपास का जो सिंचाई वाला एरिया है या जो खेती वाला एरिया है वो सारा आपका बर्बाद हो जाएगा। अब इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के तटबंध लगाने का काम करते हैं। तो इस तरह के एक 1551 के आसपास इस तरह की परियोजना पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है और उसके लिए इन्होंने बजट का एलोकेशन किया है ताकि भूमि को खराब होने से बचाया जा सके। लगभग 32 लाख हेक्टेयर के आसपास की भूमि को बचा सकते हैं अगर ये वाली परियोजनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। तो लगभग आप ये मान लो कि 7-8 लाख हेक्टेयर आपने सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करती है और 32 लाख हेक्टेयर के आसपास आपकी वो जमीन है जो आपने बाढ़ से होने वाले खतरे को बचा लिया है। इस तरीके से सिंचाई के अवसंरचना क्रिएट करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू एक तरीके से किसानों में कृषि में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे तीसरी, उत्तर प्रदेश में कृषि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कृषि की उत्पादकता। उत्तर प्रदेश में कृषि की उत्पादकता एक बड़ी समस्या है और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बजट में क्या काम किया है, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। एक तो उत्पादकता कब बढ़ेगी, भाई जब बीज अच्छे होंगे तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, दलहन तिलहन के लिए भाई आपका मिनी किट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।
ठीक है। इसी तरीके से आपके जो बीज हैं, बीज बैंक या बीज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी रिसेंटली में एक आपकी बीज पॉलिसी भी लेकर आई है कि भाई नए बीज किस तरीके से आपको दिए जाए। तो इस तरह मिनी किट वितरण, बीज आत्मनिर्भरता नीति आपको अपनाई गई है, इसको तेजी से फोकस किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती मिशन भी बात की जा रही है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं एक बार जब हमने बात की थी आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट की बात की थी कि बजट किस तरीके से आर्थिक विकास कर रहा है, उस वाली चीज में भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं। क्योंकि आर्थिक विकास में हमने एक बात पढ़ी थी, कृषि का विकास। कृषि के विकास का जो हमने चीज पढ़ी थी वो यही था कि कृषि के उत्पादकता का विकास कैसे किया जा रहा है। तो हम बीज अच्छा करके कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करके उसको आवंटित कर रहे हैं, 125 करोड़ रुपए से दिया गया है। तकनीकी शुद्धिकरण करने के लिए हम पीएम कुसुम योजना चला रहे हैं और एक यूपी एग्रीज मिशन चला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों से हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, मशीनीकरण कर रहे हैं खेती का। क्योंकि जितना खेती का मशीनीकरण होगा उत्पादकता बढ़ेगी, जितना सीड अच्छा होगा तो भी आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपकी जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए है, कृषि के डेवलपमेंट के लिए है। और ये जब हमने बजट के बारे में बात की थी कि बजट की क्या विशेषताएं हैं, और उसमें मैंने आर्थिक विकास की बात की थी कि भाई बजट किस तरीके से आर्थिक विकास करता है, स्पेशली कृषि वाले क्षेत्र में, तो भी हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन की हुई है। और यहां भी हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। इसके बाद कृषि शिक्षा और अनुसंधान, क्योंकि अगर अनुसंधान नहीं होगा तो नए सीड्स, नई चीज, नई टेक्नोलॉजी कहां से आएगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं और वहां पे जो है नई नई तरह की जो है आपके अनुसंधान केंद्र बनाएं। इसीलिए कुछ संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र बनाए गए। तो राज्य में 5 कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो क्या प्लान क्या है, पहले तो 5 तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाए और आपका 20 के आसपास नए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान सेंटर स्थापित किया जाए। अब ये जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं इनका क्या रोल है, कृषि विज्ञान केंद्र ही आसपास के लोकल एरिया में बेहतर बीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, नई वैरायटीज क्रिएट करना, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रावधान, नए तरीके आपके जो है इजाद करना और किसानों को पहुंचाना, जिसमें हम कहते हैं कि वास्तव में जो टेक्नोलॉजी है वो संस्थान से निकल के आपके खेतों तक पहुंचे। वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो है जो कृषि विज्ञान सेंटर्स हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किए जाएं। तो 20 नए कृषि सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं। तो ये एक तरीके से आपके अनुसंधान के रूप में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। एक नया विश्वविद्यालय ये भी है, अगर आप देखें तो एक महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है 100 करोड़ रुपए को लेकर, कहाँ, कुशीनगर में। तो ये जो नया विश्वविद्यालय है कुशीनगर में, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंट होगा आपका एग्रीकल्चर का, इस तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश है। अनुसंधान सहायता भी है। कृषि विश्वविद्यालय को अगर देखें तो 100 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है, जो भी उन्होंने स्कीम चला रखी है अनुसंधान के उसके लिए। तो 100 करोड़ एक एग्रीकल्चर के अनुसंधान से रिलेटेड गवर्नमेंट ने अलोकेट भी किए हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी अनुसंधान और में इन्वेस्टमेंट होता है उत्तर प्रदेश के बजट के द्वारा। बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण, देखो जब आप एग्रीकल्चर पे आते हो तो आजकल सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे किस पे है कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो बागवानी की तरफ जाए, क्योंकि बागवानी की जो आपकी फसलें हैं वो ज्यादा कॉमर्शियल है और किसानों की आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और पर्यावरण या आपका क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, जलवायु वाली कंडीशन है, उसके अनुरूप भी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है जब जलवायु के अनुरूप है और आजकल जलवायु तेजी से चेंज हो रही है, तो उसी कंटेक्स्ट में हमने डेफिनेटली बात है कि हमें जो है बागवानी को बढ़ाना है। और ये सेंटर पे भी चल रहा है, यही उत्तर प्रदेश में भी फोकस है। इसी के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बागवानी के वाले प्रोडक्ट आएंगे तो उन्हें प्रसंस्कृत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनका तभी बेहतरीन फायदा हुआ, किसानों को तभी उसमें बेहतर इनकम क्रिएट होगी जब हम उन्हें प्रोसेस करके बनाएंगे। ठीक है, आलू पैदा किया लेकिन आलू के चिप्स बना दिए तो चिप्स से ज्यादा फायदा होगा, सिर्फ आलू से उतना फायदा नहीं होगा। तो बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण पर क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले तो बागवानी वाली चीज तभी ज्यादा अच्छी होती है जब सूक्ष्म सिंचाई योजना हो। देखो बागवानी में सूक्ष्म सिंचाई बहुत इजी से यूज हो सकती है।
अगर आप ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बागवानी जैसी चीज़ों में, क्योंकि अगर आप ड्रिप इरिगेशन गन्ने में लगाएंगे तो एक बहुत लार्ज मात्रा में पानी चाहिए, वो सक्सेसफुल ही नहीं होता है। लेकिन जो बागवानी होती है उसमें बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए और रेगुलर थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए जो है क्या कर रहे हैं, 700 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं ताकि ड्रिप इरिगेशन के थ्रू बागवानी को बेहतर किया जा सके। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी लेकर आए हैं ताकि इस पर और फोकस किया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण नीति भी गवर्नमेंट ने जो है वो की है और उसके लिए अभी 300 करोड़ रुपए अलॉटेड भी किए गए। इस सारी चीज़ों से क्या मतलब हो रहा है कि आपका हॉर्टिकल्चर या बागवानी का विकास हो रहा है। बागवानी को चलाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई का विकास हो रहा है और बागवानी नीति में 300 करोड़ रुपए देकर ये भी चाह रहे हैं कि फूड आपका जो है प्रसंस्करण भी बहुत तेजी से आपका आगे बढ़ता रहे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम एग्रीकल्चर की बात कर ली हमने, तो एग्रीकल्चर एलाइड क्षेत्र भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मुख्यतः आपका पशुधन और मत्स्य विकास है। पशुधन और मत्स्य विकास ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से संलग्न एलाइड सेक्टर कहा जाता है एग्रीकल्चर के। तो जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे और एलाइड एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्षेत्र, तो दो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से, एक मत्स्य पालन और एक आपका पशुपालन। उसके कंटेक्स्ट में क्या काम किया गया है, तो देखो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये तो है ही। एक तो आपने पता ही कि गौ संरक्षण, योगी जी का सबसे बड़ा काम है कि भाई गौ संरक्षण तो करना बहुत जरूरी है। इन्होंने इस पर लगातार फोकस किया है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है कि जो आवारा पशु हैं उनको संरक्षण के लिए गौशालाएं बनाई जा रही है और इसके लिए पैसा एलोकेट किया है लगभग 21,000 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री गोवंश सहभागिता योजना है कि भाई गोवंश को डेवलप भी किया जाए, मतलब जो हमारा गोवंश है, जो हमारा देसी गाय हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी इस तरह की प्रजातियां बनानी है जाकि ज़्यादा दुग्ध दे सके और उन्हें हमें की तरह संरक्षित करना है। इसके लिए इन्होंने क्या काम करा है, पशुपालकों को गौशालाएं बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भाई 1.6 लाख गायें, लगभग आपका पशुपालकों को लगभग इतनी सारी गौशालाएं, लगभग 7,000 से ज़्यादा गौशालाएं बनाई जा रही हैं ताकि आपका जो है जो गोवंश को बचाया जा सके और जो हमारी देसी गायें हैं उनका पालन उनके पशु का पशुपालन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो गौशाला होगी। पशु चिकित्सा सुदृढ़ीकरण भी इंपॉर्टेंट है, पशु के जो है काफ़ी बीमारी होती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 123 करोड़ दिए गए हैं। मत्स्य विकास है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा विकास जो चल रहा है उसके ऊपर लगातार जो है उत्तर प्रदेश का भी फोकस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी मछली उत्पादन में एक ठीक आपका जो है रोल प्ले करता है, ठीक स्थान रखता है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्वा पार्क आपके बनाए जा रहे हैं और एक्वा मार्केट एक्चुअली में स्टेब्लिश की जा रही है ताकि आपके जो है जो मछली उत्पादन हो उसका प्रसंस्करण किया जा सके। ये एक इंपॉर्टेंट आपका जो है सेक्टर है। फिर आप इसके बाद में कह सकते हो कि कंक्लूड कर सकते हो, ये तो हमने आपको डिस्कस कर ही लिया था कि भाई इस तरीके से अगर बजट देखा जाए तो कृषि के लिए आत्मनिर्भर बनाना, कृषि को सतत बनाना और कृषि के लिए जो है कृषि क्षेत्र की आय को बढ़ाना और कृषकों को आय बढ़ाने के लिए उन्हें सतत बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस कंटेक्स्ट में हम अपने बजट 2025 और 26 के निष्कर्ष को आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रखें और इस चीज़ को हम रेगुलर करते आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।